हमारा यह सौभाग्य है हमारे बिहार एवं पूरे देश में शिक्षा के जाने माने विद्वान और तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में शिक्षा संकाय के अध्यक्ष प्रोफेसर राकेश कुमार जुड़े हुए हैं और सर की काफी व्यस्तताएं हैं, इसलिए मैं चाहूंगा कि कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पूर्व मैं सर का आशीर्वचन प्राप्त करूं और आज के हमारे इस कार्यक्रम के उद्घाटनकर्ता के रूप में मैं राकेश सर से आग्रह करता हूं वो आए और अपना उद्घाटन वक्तव्य करें। प्रोफेसर राकेश कुमार। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आज के वेबिनार में उपस्थित हृदय धन मनीषियों, जिनके व्याख्यान से हम सभी संतृप्त एवं संतुष्ट होंगे, सभी का मार्गदर्शन करेंगे के प्रति आयोजक सदस्यों के साथ मैं अभिनंदन, वंदन एवं अभिपूजन करता हूं। आज के प्रासंगिक विषय पर प्रबुद्ध विद्वान शिक्षाविदों के विचार से सभी हम लाभान्वित होंगे। कोविड-19 वायरस के संक्रमण के कारण मानव इतिहास के सबसे कठिन और नाजुक दौर से हम सभी गुजर रहे हैं। शिक्षकों के समक्ष गंभीर चुनौती है। यह कालखंड कलुष कालिमा से संयोजित है, अतः शिक्षकों को यह मानकर चलना होगा कि यह निशा के नैर्तण्य के विरुद्ध नरता का तुमुल तुरनाद है, तमसो मां ज्योतिर्गमय के महामंत्र का अटूट संधान है और है पावक का प्रज्वलन। शिक्षा का आलोक ही तिमिर की विस्मृति है, मानवता की हुंकृति है और प्राकृतिक यंत्रणा की मानव द्वारा और स्वीकृति। यह संक्रमण का काल भी गुजर जाएगा, इसका भी अवसान होगा और फिर नभ के निलय में पावस की मनमोहनी मेघमालाएं आच्छादित होंगी और समाज के पथ प्रदर्शक शिक्षक विलक्षण व दुष्ट और अद्भुत कर्मशीलता के गौरी शंकर शिखर पर समीचीन होकर साधनारत शिव की भांति घोर कर्म कठोर होकर शिक्षा की अजस्र धारा शिव की भांति प्रवाहित कर शिक्षार्थियों की दिशा को दीप्त प्रदीप्त करेंगे। दुष्यंत जी की अभिव्यक्ति हो गई है, पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से गंगा निकलनी चाहिए, क्योंकि 100 में 70 आदमी फिलहाल जब नासाद है, दिल पर रखकर हाथ कहिए देश के आजाद है। इसीलिए इन्हीं परिस्थितियों के लिए कि हमारे शिक्षार्थियों में उम्र सापेक्ष एवं वर्ग सापेक्ष जो न्यूनतम अधिगम स्तर के साथ दक्षता सुनिश्चित होनी चाहिए वह नहीं है। इस विसंगति को दूर करने के लिए 34 वर्ष देश की पुरानी शिक्षा नीति 1986 तथा इसके प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992 के बाद 21वीं सदी का पहली शिक्षा नीति 2020 29 जुलाई 2020 को मंत्रिमंडल के द्वारा इसे पारित किया गया। यह 21वीं सदी की शिक्षा नीति जिसमें यह अपेक्षा की गई है कि सभी शिक्षार्थियों जो ग्रॉस इनरोलमेंट रेट है GER को 2030 तक 100% तक लाने का लक्ष्य निर्धारित करते हुए कक्षा कक्ष के सभी शिक्षार्थियों में आयु एवं वर्ग सापेक्ष न्यूनतम अधिगम स्तर को सुनिश्चित करने हेतु शिक्षा नीति लाई गई है। मैं यहां कहना चाहूंगा शिक्षा नीति पर
बातचीत तो की जा रही है। शिक्षा नीति के जरिए विभिन्न लोगों की अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं हैं, लेकिन उस बीच मैं कहना चाहूंगा कि हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। हम जिस परिस्थिति से शिक्षा के दौर से गुजर रहे हैं, नई शिक्षा नीति उसमें परिवर्तन करते हुए अपेक्षित उपलब्धि स्तर को पाने में सफल होगी, और इसके सभी जितने स्टेक होल्डर्स हैं उन सबों की सहभागिता सकारात्मकता के साथ सुनिश्चित होगी। वे सभी प्रतिबद्ध होंगे अपने शिक्षार्थियों के प्रति, शिक्षा के प्रति, जो शिक्षार्थियों में उन गुणों, उन कौशलों का विकास कर सके जिससे वे दैनिक जीवन की समस्त समस्याओं का समाधान वे ढूंढ सकें, वे नवीनतम नए शोधों से अपने आप को प्रेरित करते हुए आगे बढ़ सकें। आज का वेबिनार इन्हीं तथ्यों पर मंथन के लिए आयोजित किया गया है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस मंथन से अमृत निश्चित होगा, आस्वाद अलौकिक होगा। इस महती अवसर पर मैं पुनः आप सभी सुधीजनों, मनीषियों तथा शिक्षा अनुरागियों का तहे दिल से खैर मकदम करता हूँ। सही सोच, सही बोल, सही कर्म, सही खान पान, सही रहन सहन का सही तरीका सिखाने के लिए ही 21वीं सदी की पहली शिक्षा नीति लाई गई है। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने जब शिक्षार्थियों के साथ उनकी बातचीत हुई तो शिक्षार्थियों को अनुभव को उन्होंने इस 3 पंक्तियों में उन्होंने पिरोने की कोशिश की। मुझे बताएं, मैं भूल जाऊंगा, मुझे पढ़ाएं, मुझे याद रहेगा, मुझे शामिल करें, मैं सीख जाऊंगा। इसी को प्रोवर्ब के रूप में आई रीड, आई रिमेंबर, आई सी, आई बिलीव, आई डू, आई अंडरस्टैंड। शिक्षा नीति वास्तव में शिक्षार्थियों को तत्परता एवं तन्मयता से शैक्षिक गतिविधियों में शामिल करने के लिए लाई गई है, जिसमें यह अपेक्षा की गई है कि प्रारंभिक शिक्षा शिक्षार्थियों के मातृभाषा से ही प्रारंभ की जाए तथा उन्हें इस प्रकार शामिल किया जाए कि सीखने सिखाने की प्रक्रिया में सक्रियता से भाग लें, सीखते हुए आगे बढ़ें, प्रेरित होकर दूसरों को भी प्रेरित करें तथा अनुभव जन अधिगम से, एक्सपीरियंशियल लर्निंग से नव प्रयोग करते हुए दैनिक जीवन की समस्त समस्याओं का समुचित समाधान करने में कौशलों का विकास के साथ वे सक्षम हों। उनमें तर्कपूर्ण अभिवृत्ति का भी विकास हो। इस बात को सबसे पहले इस बात को समझा गया कि जब से हमारे यहाँ न्यूक्लियर फैमिली की समाज में अधिक प्रभावी हुआ, ज्वाइंट फैमिली में बच्चों को अधिक अवसर मिलता था शैक्षिक अनुभवों से रूबरू होने का, जो कि न्यूक्लियर फैमिली में नहीं मिलता। याद है मुझे, आप सभी विद्वानजन यदि अपने बचपन को याद करें तो स्कूल से लौटते समय चौक चौराहे पर ग्रामीण लोग सब बैठे रहते थे और वे तरह तरह के क्वेश्चंस पूछा करते थे जो तर्कपूर्ण अभिवृत्ति के विकास में बहुत ही सहायक होता था। भारत को गणित का मार्गदर्शक देश के रूप में देखा जाता है, लेकिन हम विगत दिनों की बात करें तो इधर आर्यभट्ट के शून्य के बाद वास्तव में हम लोगों की उपलब्धि वैश्विक स्तर पर वैसी नहीं है जिसको हम परिलक्षित कर सकें। गानों में जरूर हम लोगों ने पिरो दिया कि जब शून्य दिया भारत ने दुनिया को समझ, गिनती की समझ आई, उसके बाद हमने क्या किया।
शून्य की अवधारणा के बाद पाश्चात्य देशों ने 0 और 1 द्विधारी पद्धति को विकसित कर कंप्यूटर को डेवलप कर दिया। कंप्यूटर के जनक हम नहीं थे, लेकिन प्रोग्रामिंग के में हम इतने तार्किक रूप से सफल हैं, जिसके कारण हम विश्व में सभी भारतीयों की एक पहचान है, प्रोग्रामर के रूप में, सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में। तो तार्किक पहलुओं को अधिक विकसित करने के लिए शिक्षार्थियों को कैसे हम कन्वर्जेंट थिंकिंग की तरह नहीं, डाइवर्जेंट थिंकर्स के रूप में पतिया साबित करें, यह शिक्षा नीति लाई गई है। और यह शिक्षा नीति कहीं न कहीं इस बात का द्योतक है, हम सभी जानते हैं कि बुनियाद जितनी मजबूत होती है, मकान भी उतना ही मजबूत होता है। इस अनुभव को तरजीह देते हुए नई शिक्षा नीति में प्राथमिक स्तर पर कि प्राथमिक स्तर की शिक्षा को अधिक बल दिया गया। जो हमारे यहाँ जो 10+2 की जो शिक्षा 12 साल की जो विद्यालय शिक्षा थी, जो 6 वर्ष से प्रारंभ की जाती थी, उसको शिक्षाविदों के विचार से और जो नए शैक्षिक सोच सब जो आए, जिसने 3 वर्ष से 8 वर्ष तक के बच्चों में जीवन जीने के सभी कौशलों का 70 से 80% कौशलों का विकास इस आयु वर्ग में जो हो जाता है, उसको तरजीह देते हुए तो 12 साल की जो हमारे 10+2 विद्यालय शिक्षा थी, उसके बदले हम लोगों ने 5+3+3+4 विद्यालय शिक्षा, जो 15 साल, आप यदि कहें तो 15 साल की यह शिक्षा नीति, 5+3 8, 8+3 11, 11+4, तो 15 साल की विद्यालय शिक्षा में 3 वर्ष आंगनवाड़ी या प्ले स्कूल के साथ उसको जोड़कर देखा गया और इसमें मातृभाषा को तरजीह देते हुए शिक्षा की बात कही गई। पढ़ने लिखने और गणना की बुनियादी योग्यता पर अधिक जोर दिया गया। स्कूलों में शैक्षणिक धाराओं, पाठ्यक्रम गतिविधियों और व्यवसायिक शिक्षा के बीच खास अंतर नहीं हो, इसको भी कक्षा 6 से उसकी बात कही गई कि व्यवसायिक शिक्षा, हम उसको एक ऐसा हुनर शिक्षार्थियों को नई शिक्षा नीति देने का प्रावधान करता है जिससे वह नौकरी की तलाश नहीं करे, वह नौकरी देने लाए, वह इंटरप्रेनर बने, न कि वह सर्विस सीकर हो। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखकर नई शिक्षा नीति सभी स्तरों पर सबकी एक समान पहुंच को सुनिश्चित करने पर जोर देती है। स्कूल छोड़ चुके बच्चों को फिर से मुख्य धारा में शामिल करने के लिए लगभग 2 करोड़ बच्चे जो हैं वे मुख्य धारा में नहीं हैं, तो उनको हम मुख्य धारा में कैसे लाएंगे, और यह इस प्रकार जिससे 2030 तक देश के सभी बच्चे 3 वर्ष की आयु में वे आएंगे आंगनवाड़ी में, और 3 से 6 3 वर्षों का उनका आंगनवाड़ी प्ले स्कूल, फिर 2 वर्षों का कक्षा 1 और कक्षा 2, इस प्रकार 5 वर्ष, और फिर 3 वर्ष, तीसरा, चौथा, 5वां, तो इस प्रकार 8 वर्ष जो है प्रारंभिक शिक्षा। यह बच्चों की मातृभाषा में दी है, सभी बच्चों को इनरोल करते हुए उनकी माध्यम, क्योंकि वह जिस परिवेश में रहता है उस परिवेश में मानक भाषाएं बहुत कम बोली जाती हैं,
बहुत कम ऐसे परिवार ही हमारे देश में हैं जिनके घर में मानक भाषाएं बोली जाती हूँ। तो बच्चे जो वे सुनते हैं, जो अनुभव करते हैं, वह अपनी आसपास की भाषाओं से ही अनुभव को वे आत्मसात करते हैं और अनुभव से कुछ सीखते हैं। तो जब हम अनुभव को विद्यालयी भाषा से अलग रखेंगे तो कहीं ना कहीं जो अपेक्षित परिणाम है वह उससे प्रभावित होता है। मैं यहाँ पर एक छोटा सा उदाहरण आपके समक्ष रखना चाहूंगा कि प्रारंभिक शालाओं में हर एक समाज की अपनी अपनी भाषाएं हैं और बोली है। कहा भी गया है कि 12 कोस में बोलियां बदल जाती हैं। मैं भागलपुर की बात करता हूं, यहाँ अंगिका बोली जाती है। निरीक्षण के दरमियान हमारे साथ कुछ शिक्षा पदाधिकारी थे जो कि राज्य स्तर के शिक्षा पदाधिकारी थे और विद्यालयों को देखने के क्रम में हम लोग विद्यालय घूम रहे थे। शिक्षा पदाधिकारी ने मानक भाषा में पूछा कि यह कौन सा रंग है। विद्यार्थी ने कहा कि नहीं, कारो छे, कारो। वे बात को नहीं समझ सके। शिक्षक ने जवाब दिया कि सर काला, काला को कारो। तो जो अंगिका में वह घर के आसपास या घर में बोली जाने वाली भाषा से हुआ और तब उसने संवर्धित किया कि जब कोई बच्चा नाम लिखाता है तो स्कूल का नाम और घर का नाम दोनों अलग अलग होता है। बहुत कम ऐसे ही शिक्षार्थी होंगे जिसको घर का नाम और विद्यालय का नाम एक हो या पुकारने का नाम एक ही हो। तो घर पर बोली जाने वाली भाषा और विद्यालय में बोली जाने वाली भाषा के साथ जब तक सामंजस्य स्थापित नहीं होगा तब तक हम अधिगम को सुनिश्चित करते हुए आगे नहीं बढ़ेंगे। इसलिए यह महसूस किया गया कि जो भाषाएं हैं, जो शिक्षा का माध्यम हो वह मातृभाषा हो और फिर यह बच्चों की स्वतंत्रता है। अभिभावक यदि चाहते हैं कि उनके बच्चे यदि अंग्रेजी में पढ़ें तो यह शिक्षा नीति कोई भी भाषा उन पर थोप नहीं रहा है। हिंदी या प्रादेशिक भाषा या जो बोली है वह बोली को थोपने की बात यहाँ पे नहीं है। यह स्वतंत्रता है और त्रिभाषा सूत्र भी हमारे यहाँ लागू है, तो आप उसके अनुसार भाषाओं का चुनाव कर सकते हैं। यह स्वतंत्रता है। स्कूल छोड़ चुके बच्चों को फिर से मुख्य धारा में शामिल करने के लिए स्कूल की बुनियादी ढांचे का विकास और नवीन शिक्षा केंद्रों की स्थापना करने पर भी यह शिक्षा नीति जोर दिया है। सबके लिए आसान पहुंच, समता, इक्विटी, गुणवत्ता, जवाबदेही के आधारभूत स्तंभों पर निर्मित यह नई शिक्षा नीति सतत विकास के अनुकूल है, जिसका उद्देश्य 21वीं सदी की जरूरतों के अनुकूल स्कूल और कॉलेजों की शिक्षा को अधिक समग्र, लचीला बनाते हुए भारत को एक ज्ञान आधारित जीवंत समाज और ज्ञान की वैश्विक अद्वितीय क्षमताओं को, प्रत्येक शिक्षार्थी में निहित अद्वितीय क्षमताओं को सामने लाने यह शिक्षा नीति लाया गया है, जिससे हम विश्व गुरु की श्रेणी में पुनः आने की कोशिश करें। देखिए कैसी विडंबना है कि विश्व के जो अच्छे विश्वविद्यालय थे उनमें से तीन विश्वविद्यालय हमारे ही देश में था, तक्षशिला, नालंदा और विक्रमशिला। और विक्रमशिला के क्षेत्र से मैं आता हूं। लेकिन अब जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे विश्वविद्यालयों को जब असेसमेंट किया जाता है तो 100 विश्वविद्यालयों
में भी हमारे यहाँ के एक भी विश्वविद्यालय उस मानक पर खड़े नहीं उतरते हैं। तो इसलिए कहीं न कहीं इसमें वही जो एक अपेक्षाएं हैं और जो हम लोग का प्रदर्शन है, उसके बीच जो खाई है, उस खाई को पाटने का प्रयास यह नई शिक्षा नीति के द्वारा अपेक्षा की गई है कि हम उस खाई को कम कर पाएंगे और अपेक्षाकृत शिक्षार्थियों में उन सभी गुणों को, उन सभी कौशलों को हम समाहित कर पाएंगे जिससे वे अपनी पहचान बनाते हुए राष्ट्र के साथ विश्व स्तर पर अपना बेस्ट प्रोजेक्शन कर सकेंगे। नई शिक्षा नीति में प्रारंभिक शिक्षा का माध्यम 5वीं क्लास तक, यदि संभव हो तो 8वीं क्लास तक मातृभाषा, स्थानीय भाषा अथवा क्षेत्रीय भाषा में रखने पर जोर दिया गया है। यह एक सराहनीय कदम है। विज्ञान व गणित की किताबों का मातृभाषा में विकास स्थानीय भाषाओं की उन्नति में महत्वपूर्ण प्रयास साबित होगा। विश्व की सर्वाधिक प्राचीन भाषा संस्कृत न केवल व्याकरण की दृष्टि से अत्यधिक समृद्ध है, बल्कि अनेक भाषाओं की निर्विवाद जननी भी है। संस्कृत साहित्य में निहित गणित, दर्शन, व्याकरण, संगीत, चिकित्सा विज्ञान, राजनीति आदि का स्कूली शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक त्रिभाषा की मुख्य धारा में समायोजन देश की समृद्धि, सांस्कृतिक धरोहर के अध्ययन व संवर्धन में मील का पत्थर साबित होगा। इसके अतिरिक्त तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़िया, पाली, फारसी, प्राकृत आदि में शिक्षा से न सिर्फ ये भाषाएं विकसित होंगी, बल्कि शिक्षार्थियों की विषय वस्तु समझने की क्षमताएं भी बढ़ेंगी। संस्कृत में, मैं तो गणित का छात्र हूँ इसलिए भाषा से थोड़ी सी, लेकिन भाषा तो हरेक विषयों की अभिव्यक्ति का माध्यम है। यदि भाषा नहीं हो तो विषय को समझना बहुत मुश्किल होगा और समझाना भी मुश्किल होगा, क्योंकि एक दूसरे के बीच अभिव्यक्ति का माध्यम तो भाषा ही है। भाषा के द्वारा ही हम अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं, संप्रेषित करते हैं। गणित में जब पुरुष की बात आती है, जब मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष में मैं ही होता है, तो यह कहीं न कहीं मुझे उस दृष्टिकोण से लगता है कि अपने आप को समृद्ध करने को, अपने आप को पहचानते हुए अपने अंदर विश्वास पैदा करने के लिए, कॉन्फिडेंस के लिए यह बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि अपने आप को संस्कृत हमेशा उत्तम पुरुष मानता है। हाँ, भले ही जेंडर के दृष्टिकोण से आजकल इक्विटी की बात करते हैं, तो भाई उत्तम पुरुष ही क्यों होगा, तो जेंडर बायसनेस इससे दिखता है, लेकिन मैं उसकी बात नहीं करना चाहता। लेकिन भाषा, मातृभाषा का विकास जब प्रारंभिक स्तर से बच्चों को दिया जाएगा, तो वह अन्य भाषाओं के साथ भी त्रिभाषा सूत्र से एक समन्वय स्थापित कर अपने आप को समृद्ध करते हुए आगे बढ़ेंगे। यह केंद्र और राज्य सरकारों के क्रियान्वयन पर निर्भर करेगा कि भाषाएं, भारतीय भाषाओं और सांस्कृतिक विरासत के एकीकृत संवर्धन को कितना सफल बना पाती है, क्योंकि क्रियान्वयन बहुत बड़ा महत्वपूर्ण पहलू है। क्योंकि देखिए, जो भी स्वतंत्रता के बाद जितनी भी शिक्षा नीतियां बनी, वह चाहे 1966 की शिक्षा नीति हो, सभी के दस्तावेज आदर्श स्थिति को देखते हुए बच्चों को संवर्धित करने के लिए एक नियत अंतराल में सुनिश्चित करते हुए तय किया गया। कहीं न कहीं कार्यान्वयन की कमी के कारण हमने उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया और पुनः दूसरी शिक्षा नीति आई, तीसरी शिक्षा नीति आई, और इस प्रकार 7 दशक से अधिक स्वतंत्रता मिलने के बाद भी
21वीं सदी में 20 वर्षों के बाद, 21वीं सदी में आने के 20 वर्षों के बाद हमने नई शिक्षा नीति 2020 लाया है। देश में बोली जाने वाली भाषाओं के लिहाज से 427 सूचीबद्ध है भाषाओं के साथ भारत विश्व में पापुआ न्यू गिनी जहां 820 भाषाएं बोली जाती हैं, इंडोनेशिया जहां 742 भाषाएं बोली जाती हैं, नाइजीरिया जहां 516 भाषाएं बोली जाती हैं के बाद चौथा स्थान है। हालांकि धीरे धीरे दुनिया भर की अधिकांश स्थानीय भाषाएं लुप्त होने के कगार पर है। वर्तमान में विश्व की 50% से अधिक जनसंख्या, विश्व में बोली जाने वाले करीब 7,000 भाषाओं में से मात्र 20 भाषाओं का ही प्रयोग करती है। इसलिए शेष भाषाओं का संरक्षण और संवर्धन संस्कृति की रक्षा के लिए आवश्यक है और इसका ध्यान यह नई शिक्षा नीति रखा है। यह इसलिए भी आवश्यक है कि हम जानते हैं कि भारत सदियों से सांस्कृतिक विविधताओं और गौरवशाली इतिहास धनी रहा है। फिर भी हमारे प्रति व्यक्ति आय चीन, जापान, जर्मनी, रूस, फ्रांस, इटली, कोरिया जैसे देशों के मुकाबले बहुत कम है। यह स्थिति तब है जब इन सभी देशों में अंग्रेजी का प्रयोग नगण्य है। यहाँ न सिर्फ अपनी मातृभाषा में राजकाज होते हैं, बल्कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी की शिक्षा का माध्यम भी मातृभाषा है। मगर भारत की स्वतंत्रता के 7 दशक से अधिक होने के बावजूद अंग्रेजी भाषा हमारे मध्यम वर्ग के लिए एक स्टेटस सिंबल है। अंग्रेजी के बढ़ते आधिपत्य का लाभ देश के अति अल्प वर्ग को ही मिल पाया है। बड़ा हिस्सा हमारी शिक्षा प्रणाली में स्थानीय भाषा को उचित स्थान न मिलने के कारण धीरे धीरे पिछड़ता गया है। नई शिक्षा नीति मातृभाषा के महत्व देने के पीछे उद्देश्य है कि विभिन्न शैक्षिक शोध अनुशंसा करती है कि मातृभाषा में सीखना सहज होता है। यह सीखने की प्रक्रिया को स्वीकारता और सार्वभौमिकता के साथ आसान बना देता है, जिससे शिक्षार्थियों में गतिशीलता बढ़ जाती है, शिक्षार्थियों की गत्यात्मकता को बढ़ा देता है। विज्ञान और तकनीक की कठिन अवधारणाएं बच्चों को मातृभाषा में समझना आसान होता है। मिडिल स्कूल तक पढ़ाई की भाषा में मातृभाषा चुनने की अनुशंसा की गई। शिक्षा नीति में 3 भाषाओं की भी बात की गई। यह राज्य और संबंधित विद्यालय पर निर्भर करता है कि वह कौन सी भाषा का विकल्प चुनते हैं। अगर अभिभावक चाहते हैं कि बच्चा अंग्रेजी माध्यम से जुड़े तो वे ऐसा कर सकते हैं। पॉलिसी उन्हें हिंदी या अन्य कोई भाषा के लिए बाध्य नहीं करती। शिक्षा नीति का उद्देश्य रोजगारोन्मुख शिक्षा प्रदान करना है। बच्चे स्कूल में हुनर भी सीखें, कौशलों को भी सीखें। इसके लिए वोकेशनल ट्रेनिंग, इंटर्नशिप जैसी व्यवस्थाएं की गई है। स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर एक मुद्दा हो सकता है, लेकिन स्कूल बच्चों को स्किल सिखाएंगे। प्रायोगिक परीक्षण और प्रशिक्षण बच्चे संबंधित संस्था में जाकर के क्षेत्र में, विद्यालय क्षेत्र से संबंधित यदि कोई स्किल ट्रेनिंग का कोई संस्था है, जैसे आजकल गांव में भी ITI की व्यवस्था है, ITI है, तो वहां भी जाकर के हर एक गांव में टोकरी बिनने का कार्य कुछ लोग करते हैं, उससे भी वह संबंधित सीख सकते हैं। तो यह सब स्कूल का कार्य दायित्व हो जाएगा, समाज का दायित्व हो जाएगा कि उन